हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर एंड पेडालॉजी क्वेश्चन जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और हम डेली आपके प्रीवियस पेपर से जो रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। डेली आपको विद एक्सप्लेन वीडियो दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज करेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज हम। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर वन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट है ऑप्शन ए, विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों के मध्य जो बाह्य विकास है उसके सिद्धांतों के। ठीक है, नेक्स्ट है सोपनीय विकास के सिद्धांतों को। तो ये सीधे सीधे जो हमारा सिद्धांत है शरीर के केंद्रीय भाग की जो सिद्धांत है उसको दर्शा रहा है, मतलब कि सेफिनोडल प्रोमोक्स प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। आप इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो प्रॉक्सिमिडल डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। बात चल रही है केंद्रीय भाग की। जो केंद्रीय भाग की बात चल रही है तो सबसे पहले शरीर में जो केंद्र भाग होता है तो उसमें अंग जो होते हैं, हमारे अंगों का नियंत्रण और रचना होने लगती है। अंगों की रचना और नियंत्रण होने लगता है ना। शरीर के केंद्र की बात चल रही है, शरीर के केंद्र में। अब क्या होगा, धीरे धीरे शरीर के जो पास में स्थित शरीर के पास में स्थित अंगों का की रचना और नियंत्रण होती है। फिर धीरे धीरे शरीर से जो दूर स्थित अंग हैं उनकी रचना और नियंत्रण होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक की जो मांसपेशियां हैं, हाथ और पैर की जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या होने लगता है, उनमें जो है संचालन धीरे धीरे होने लगता है। और जब वो मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं तो मांसपेशियां विकसित होने के बाद उनकी उंगलियों में संचालन होने लगता है। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है वो मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत है जो शरीर का केंद्रीय भाग दर्शाता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आप देख लीजिए, फर्स्ट का सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। हम सबसे ज़्यादा स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण की बात चलिए तो बच्चों को प्रमुख स्थान देंगे। किसको प्रमुख स्थान देंगे? बच्चों को। तो बच्चों को प्रमुख स्थान देंगे। प्रमुख स्थान किसका होता है? स्कूली बच्चों का। क्यों? जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा एक समाज में रहने लगता है, वहाँ पे अपना पीयर ग्रुप बनाता है, और जब वो पीयर ग्रुप बनाता है तो उनके अनुरूप चलने की कोशिश करता है। तो जो सामाजिक भावना है उसके अंदर जो विकसित होती है वो स्कूल के कारण प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही माना जाता है समाजीकरण में। चलिए, और टू का ए है, सेकंड का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप आइडेंटिटी का, ओबीडियंस का, कॉम्प्लियंस का, या कन्फर्मिटी का। समूह की पहचान, समूह आज्ञाकारिता, या समूह निर्देशन पालन, या समूह की अनुरूपता का। जब हम एक समूह में रहते हैं, हम किस में रहते हैं? जब हम एक समूह में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं और क्या करते हैं, उनकी तरह अपने आप को प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि हम क्या करते हैं, उनकी पहचान नहीं, उनके आगे करते नहीं, हम करते हैं समूह की अनुरूपता से, क्योंकि हम उनके अनुरूप चलते हैं, हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समूह में जब होते हैं तो शिक्षक, तो वो क्या करते हैं, समूह के जो नियम हैं समूह के जो नियम हैं और उनके जो आदर्श हैं उनको क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। समाज में
क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और समूह में से जब जुड़ेंगे तो हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ये आता है कन्फर्मेटिव मतलब समूह की अनुरूपता का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मोमेंट्स इज किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेंसरी मोटर, प्रीपरेशन मतलब कि पूर्व परिचालन, प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हम चाहेंगे सीधे सीधे वस्तु के स्थायित्व गुण कब आता है बच्चों में, जब बच्चा क्या होता है, सेंसरी मोटर उसके विकसित होते हैं, उनमें संज्ञान का विकास होने लगता है, वस्तु के स्थायित्व का गुण तो सेंसरी मोटर स्टेज में। तो 4 का ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये पियाजे ने दिया है, किसकी थ्योरी है, पियाजे 0 से 2 साल के बच्चे को जब डेवलपमेंट होता है तो वो अपने सेंसरी मोटर से क्या होता है, बच्चा स्पर्श करके देखता है आँखों के द्वारा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, अपने सेंसर से सीखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम या ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना की बात चल रही है, वो हम अगर बनाएंगे तो सीधे सीधे किसकी कार्यक्रम की बात करेंगे, बाल केंद्रित, क्योंकि हमने बालक को प्रमुख स्थान माना है। जब हम विद्यालय की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना में हम किसको प्रमुख मानेंगे, बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमुख मानेंगे। ठीक है, तो 5 का बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन है हमारा, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यस, कौन से महीने की आयु के बच्चे जो हैं धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं, जब वो 1 साल से ऊपर हो जाते हैं, मतलब कि 1.5 साल से ऊपर। तो 18 से 24 महीने के बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टूटे फूटे वर्ड बोलते हैं, है ना, टूटे फूटे, और अपने क्या करते हैं, अपनी जो वो हैं सेंसर हैं, और अपने जो उनके वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी भाषा को विकसित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो हमें धीरे धीरे उनके एक्शन से समझ में आती है। ठीक है, तो 6 का बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि का आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। बुद्धि लब्धि के आईक्यू की बात करें तो हम आईक्यू जो है विकसित किसने किया है, 1912 की बात है। 1912 में दिया किसने, स्टर्न ने। किसके द्वारा दिया गया है, स्टर्न ने दिया था आईक्यू। क्या आईक्यू दिया था उन्होंने, MA और CA के क्या दिया था, MA/CA दिया था उन्होंने। MA/CA के अनुपात को जो रेशो है, MA और CA का रेशो, वो किसने दिया था, स्टर्न ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र विकसित किसने किया था, वो किया था टर्मन ने। किया था आईक्यू का सूत्र कि MA और CA में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं, वो क्या आ जाएगा, एक आईक्यू आ जाएगा। बच्चे का आईक्यू निकालने का ये सूत्र किसने विकसित किया, वो टर्मन ने विकसित किया। दिया किसने आईक्यू की अवधारणा, वो दी थी स्टर्न ने। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। कब जाएंगे, ये कब दिया था, 1912 में। क्वेश्चन बन सकता है कि 1912 में किसने इस आईक्यू की अवधारणा दी गई, तो स्टर्न के द्वारा दी गई है। 7 का सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सीधे सीधे बात चल रही है सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता मैंने आपको बताया है, बच्चा क्या क्या करता है, नवीन विचारों को ग्रहण करता है, मतलब नवीन विचार उसके दिमाग में आते हैं, समस्या समाधान के लिए नए नए विचार, नए नए आइडियाज़। और बच्चा जो होता है जब चिंतन करता है किसी चीज़ के रिलेटेड, तो वो सभी दिशाओं में सोचता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करता है इसमें, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, या अभिसारी सोच, या विविध सोच। देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हम सीधे सीधे जाएंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चा विविध सोच में जाता है, अलग अलग विचार आते हैं, समस्या समाधान के लिए नवीन विचार अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, समस्या का समाधान नए नए तरीक़ों से सोचता है। ठीक है, तो हम जाएंगे 8 के डी के साथ। तो 8 का डी इज करेक्ट। तो आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजन को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। देखिए, भाषा के स्वीकृति ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ध्वनि हमारी सीधे आती है फोनोलॉजी से, मतलब कि फोनोलॉजिकल ध्वनि संबंधी। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये ध्वनि संबंधी है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ध्वनि हो गया और क्या होता है, बच्चे का जो भाषा का उच्चारण है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सीधे सीधे आ जाएगा फोनोलॉजिकल। 9 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? किसके द्वारा प्रभावित हो रही है? भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है। कैसी स्थिति है? भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है। तो वो सांस्कृतिक संस्कृति प्रभावित है, भाषा निर्धारित है, संज्ञानात्मक पक्ष है, ये सामाजिक भाषा है, उद्भूत है। वो है हमारी भाषा निर्धारित। अब ये आप कहेंगे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया है? वाइगॉस्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगॉस्की। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो भाषा है वो किसे प्रभावित करती है? वो संवेगात्मकता को, जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसको प्रभावित करती है। वो किसको प्रभावित करती है? संज्ञान को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? संज्ञान को निर्धारण और प्रभावित करती है। ये कहते हैं वाइगॉस्की। लेकिन पियाजे की बात करें तो पियाजे सीधे सीधे कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक है अवस्था है वो यूनिवर्सल है, उसको प्रभावित भाषा बिल्कुल नहीं करती है, भाषा का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भाषा निर्धारित की जाती है। वाइगॉस्की कहते हैं कि भाषा द्वारा प्रभावित जो होती है वो होती है हमारी संज्ञानात्मकता। तो हम जाएंगे बी के साथ, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन में। आप देख सकते हैं, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वह किसका उपयोग कर रहा है? भाई रवि है, अपने अनुभव से सीख रहा है, लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या उपकरणों की मरम्मत करता है? ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? इनसाइट थ्योरी या एल्गोरिथम या मेंटल सेट या ह्यूरिस्टिक? हम जाएंगे, बच्चा क्या कर रहा है? स्वयं करने की कोशिश कर रहा है, स्वयं खोज रहा है ना। तो स्वयं खोज रहा है, ये विधि किसने दी है? स्वयं खोज वाली खोज विधि वो दी है हमारी ह्यूरिस्टिक, मतलब कि ये विधि दी है हमारी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने दी है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग है उन्होंने बच्चों को कहा है कि वो बच्चे खुद ही खोजते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो वो समस्याओं को कैसे करते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर उसका निरीक्षण कैसे करते हैं, सब बच्चे अपने आप खुद करते हैं, स्वयं खोज करता है वो। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट जो विधि है वो किसने दी है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 11 का डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। दिव्या है एक बच्ची जिसने अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग क्या कर रही है? दिव्या अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कर रही है? छोटे छोटे हिस्सों में काम को बांट दे रही है। जो भी उसके पास प्रॉब्लम्स है तो वो क्या कर रही है? छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सॉल्यूशन निकाल रही है। सॉल्यूशन कैसे निकालती है? कम करने की विधि को कर रही है, रिडक्शन और द्वितीयक विस्तारण विधि का यूज़ कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यूज़ कर रही है, क्रियात्मक जड़ता नियात्मक विधि का यूज़ कर रही है। वो कर रही है सब गोल एनालिसिस। वो क्या कर रही है? एनालिसिस कर रही है। क्यों? प्रॉब्लम्स को पहले करेगी एनालाइज। क्या करेगी? एनालाइज। जब वो एनालिसिस कर रही है उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है, जिससे उसका जो काम है वो ईजी हो जाएगा, सॉल्यूशन का समाधान जल्दी हो जाएगा, समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। तो हमारा सी इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 13 क्वेश्चन में देखिए, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जेंडर इज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज एन हेरिडिटरी इन्वायरमेंट, जेंडर इज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंट्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण नहीं है। लैंगिकता अनुवांशिक परिभाषा नहीं, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है नहीं। हम जाएंगे जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट, कि समाज ने कुछ नियम बना दिए हैं कि पहले जो हमारा समाज है वो कैसा समाज है, वो पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है। जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो प्रधान होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते थे?
वो होते हैं पुरुष। तो हमारा जो समाज है वो लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का तरह हमारा निर्धारण किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं की भूमिका को महिलाओं को इतना नहीं मान दिया जाता जितना पुरुष को दिया जाता है। तो 13 का डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन में देख सकते हैं हम ग्रेडिंग है, कोडिंग है, मार्किंग, क्रेडिट और या आप देखिए संचय प्रणालियां हैं, इनके कुछ उदाहरण हैं, वो किससे कोरिलेट करते हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया से, या कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि से, या आलेख पत्र मतलब जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है उसमें अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या आप देख सकते हैं अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि से। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, जो हमारी ग्रेडिंग, कोडिंग और ये अंकन जो विधि है वो सब किससे रिलेट करिए है, जो अधिगम करता है उनकी उपलब्धि, जो उनका अचीवमेंट है उसका क्या करेंगे हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स एंड स्कोरिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 14 का डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन इज लास्ट। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स आवर टीचर्स टू। जो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन है, जो शिक्षक हैं वो कैसे सहायता करता है? भाई अधिगमकर्ता का हमें क्या करना है, उपलब्धि का आकलन करना है, तो हम कैसे सहायता करेंगे? ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, सी कक्षाओं में जो अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने में। इसमें बात चल रही है अधिगमकर्ता के आकलन की, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम विधि हैं उनमें हम सुधार करके अधिगमकर्ता का आकलन ईजी बनाएंगे। क्या करेंगे, अधिगमकर्ता का आकलन जब शिक्षक करेगा तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक जो अधिगम को जो फीडबैक मिलेगा, जो उसकी शिक्षण विधि है उसके जो फीडबैक लेगा, और जो अधिगम कर रहे हैं मतलब कि शिक्षार्थी उनसे फीडबैक लेगा, फिर अपनी शिक्षण विधि में क्या करेगा, वो क्या करेगा अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेगा। सुधार करने के बाद जो चेंजेस करेगा उसके बाद उसके हिसाब से क्या करेगा, शिक्षण करेगा। शिक्षण जो होगा फिर उसके बाद प्रभावशाली होगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तो अपनी जो शिक्षण विधियाँ उनका मूल्यांकन करने में। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। तो 15 क्वेश्चंस हमारे आज कंप्लीट होते हैं, कल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट 15 और। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।